छोटे शेयर ऊंची छलांग, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अब दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पेज 360 के को फाउंडर श्री अमित गोयल सर भी जुड़ चुके हैं। अमित सर, गुड मॉर्निंग एंड सर विश यू वेरी हैप्पी धनतेरस। आपको भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं विवेक, आपको, आपकी पूरी टीम को और आपकी सभी व्यूअर्स को। थैंक यू सर। सर, मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही लेना चाहता हूं कि कल जो एक रिकवरी मार्केट में देखने के लिए मिली थी, हमने देखा कि जो ईरान इजराइल वाला जो टेंशन था वो कुछ हद तक, भले ही अटैक किया इजराइल ने, लेकिन वो कुछ हद तक ईज भी हुआ, क्योंकि दोनों की तरफ से कोई इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आए कि आगे वॉर को एस्केलेट करना है। लेकिन सर, बावजूद उसके मार्केट में कल रिकवरी आई, आज नहीं है। तो ये क्या कारण क्या बन रहे हैं सर? मार्केट में स्ट्रेंथ है नहीं या लौट नहीं पा रही है? जी सर। विवेक, जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो अब मार्केट में बहुत वीक हुआ है, इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का, ऑपरेटर्स का। और ये अब एक वजह है कि कोई भी तेजी जो है वो स्टिक नहीं कर रही है। कल ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अगर आप पिछले हफ्ते 10 दिन में देखें तो ऐसा रिपीटेडली हुआ है कि किसी एक दिन रिकवरी बनी, मगर हमने उसके अगले या उसके अगले से अगले दिन ही हमने जो है वो नए लोस बना दिए और हमने फर्दर नीचे में प्राइस एक्शन हुआ और ये चीज फिर रिपीट हुई है। और ये एक किस्म का जो है वो कंप्लीट क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है मार्केट में। एंड एफआईआई सेलिंग तो बरकरार है, मगर कल के भी जो फिगर्स थे वो कोई उतने ज्यादा बहुत बड़े फिगर्स नहीं थे। मगर मैं समझता हूं कि मार्केट चूंकि पिछले 4 हफ्तों से गिर रही है और रिलेंटलेस जो है वो सेलिंग भी हो रही है और रिलेंटलेस जो है वो लोगों को उनकी लेवरेज पोजीशंस में लॉस हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है ऑफ द मार्केट जिसने ये डिसाइड कर लिया है कि नहीं, ये जो है ये मार्केट अभी ठीक नहीं लग रही है और आप जो है वो धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को प्रून डाउन कीजिए। तो आई थिंक ये उन लोगों की रिलेंटलेस सेलिंग के वजह से और क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हो रहा है। कोई, मैं ये नहीं कहूंगा कि पिछले कुछ दिनों में सडनली जी। कोई फंडामेंटल्स जितने थे अभी ये हफ्ते या 2 हफ्ते पहले, फंडामेंटल्स उससे और बहुत ज्यादा खराब हो गए। ये सेंटिमेंट है जो ज्यादा खराब हुआ है। फंडामेंटल्स मैं मानता हूं कि बहुत अच्छे नहीं हैं, तो कंसर्न्स हैं अभी, मगर ये सेंटिमेंट इज गेटिंग नाउ वर्स देन द फंडामेंटल्स। बिल्कुल, तो सेंटिमेंट इज़ वीक, फंडामेंटल्स उतने वीक नहीं हैं, अमित सर का मानना है। लेकिन कुछ दर्शक जो कि सवाल लगातार भेज रहे हैं, उनके समान सवाल भी लेना शुरू करते हैं। इनका एक हमारे दर्शक हैं कमलेश जी, इनका सवाल है, शरद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैनको गोल्ड पर शरद सर 1380 के लिए हुए इन्होंने कुछ शेयर, सर क्या करें, एग्जिट कर लें क्या? देखिए, आप सैनको गोल्ड की पूछ रहे जी हैं तो जी। जी, तो ये विवेक जी, सैनको इंडस्ट्रीज के नाम से लिस्टेड है क्या ये? सर मैं एक बार देख लेता हूँ, ऐसे सैनको गोल्ड के नाम से ही आता है ये। आई थिंक 1000 रुपीज़ से ऊपर का शेयर है। यस, 12% डाउन है आज। SENCO गोल्ड के नाम से ही है अच्छा, सर, सैनको SENCO एंड गोल्ड। जी जी। तो देखिए, जी, मैं एक्चुअली गोल्ड के शेयर्स ट्रैक नहीं करता हूं, तो नो इशू। सो देखिए, यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल 1077 का भाव है। और जो बिल्कुल, चलिए फंडामेंटल डिस्कस की करते हुए जी, आप ज्यादा इसको डिस्कस कर पाएंगे। देखिए, ब्रेकडाउन है और ये धीरे धीरे गिरावट बढ़ेगी। कहीं ना कहीं आपको 940 रुपए के आसपास तक भी स्टॉक आता हुआ दिखाई देगा। बुलिशनेस तभी बनेगी जब ये कहीं 1180 के ऊपर सस्टेन करेगा। 1170 का भाव है, तो जी। एक ब्रेकडाउन मिला है इसको 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। तो ये कंसोलिडेट करेगा दोबारा 930, 940 रुपए, 928, 930 रुपए के आसपास। जी। अमित सर, आप से मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी तो आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर थोड़े बुलिश थे, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के सभी के रिजल्ट्स भी आ गए हैं। HPCL, BPCL, इंडियन ऑयल के सर कल रिजल्ट्स देखने के लिए मिले थे। रिजल्ट्स में थोड़ा रेवेन्यू साइड तो ठीक था, ज़्यादा डिक्लाइन नहीं था, लेकिन पैट साइड जो था वो लॉस में आ गया और कंपनी का एक
हम देख रहे थे कि 13,700 करोड़ का प्रॉफिट था और इस बार 449 करोड़ रुपए का लॉस, और एबिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का थोड़ा गिरा है और 23,171 करोड़ का था जो कि 3467 करोड़ का रह गया। आई नो कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स फॉर द डेंट, बट अब क्या करें सर, इन तीनों ही कंपनीज पर आपका आउटलुक, और आईओसी पर स्पेशली, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे दर्शक इस पर सवाल पूछ रहे हैं। जी देखिए, मेरा आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है विवेक, और उस दो वजह हैं। देखिए, जो जुलाई टू सितंबर जो क्वार्टर गया था, इसमें जो ऑफटेक था पेट्रोल और डीजल का वो कम हुआ है, और उसकी वजह ये थी कि हम जो है वो एक मॉनसून, हमारा बहुत अच्छा मॉनसून सीजन आया था, और ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी इस क्वार्टर में थोड़ी श्रिंक हुई है, जो कि हमें मल्टीपल सेक्टर और मल्टीपल इकोनॉमिक डेटा से हमें देखने को मिल रहा है। तो उसके वजह से जो है वो इनकी टॉप लाइन अफेक्ट हुई, मार्जिन अफेक्ट हुए ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन के वजह से, जो कि बहुत ही पुअर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन आए हैं। सीजनली जो है, अब अगर आप इस क्वार्टर की बात करेंगे तो आपका पेट्रोल और डीजल का ऑफटेक भी अच्छा है, मार्जिन्स भी आपके प्रोटेक्टेड हैं ऑन दी ऑयल मार्केटिंग साइड। ऑन द रिफाइनिंग साइड मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स में कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, मगर प्रोबेबली वी मे हैव सीन द वर्स्ट, क्योंकि सीजनली अगर आप बात करें तो अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में जो है रिफाइनिंग मार्जिन्स थोड़े बेटर होते हैं बिकॉज ऑफ विंटर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जिसके वजह से है वो एक तो कुछ आउटेजेस होती हैं, कुछ रिफाइनिंग कंपनीज जो हैं वो उनको अपने शट डाउन करते हैं कुछ मेंटेनेंस के लिए, और दूसरा जो है वो एज टेम्परेचर्स गो डाउन जो हीटिंग ऑयल और कई प्रोडक्ट्स की जो है वो डिमांड बढ़ती है। तो उसके वजह से हमने अक्सर देखा है कि अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में जो है वो रिफाइनिंग मार्जिन्स बढ़ते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अभी रिजल्ट्स आए हैं, ये डेफिनेटली मैं मानूंगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन से वर्स रिजल्ट्स आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव हिट द लो पॉइंट ऑन द रिजल्ट्स। अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में रिजल्ट्स जो हैं वो इससे बेटर आएंगे, टॉप लाइन भी बेटर आएगी, ऑयल मार्केटिंग बिजनेस में जो मार्जिन्स हैं वो ओवरऑल ठीक रहेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो अपने आप आपका जो है वो थ्रूपुट और आपका जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, और आपका रिफाइनिंग साइड पे जो है वो मार्जिन बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं कि एबिडा में आपको एक अच्छा जंप मिलना चाहिए फ्रॉम लास्ट क्वार्टर टू द करंट क्वार्टर। सो जो अब रिजल्ट्स आएंगे जनवरी और फरवरी में, मुझे लगता है कि वो अभी वाले जो रिजल्ट्स हैं उससे काफी बेहतर होने चाहिए। जी, दीप कोटक जी का सवाल है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट और एसबीआई कार्ड्स पर। शरद सर, कैसे देख रहे हैं ऑन चार्ट्स? गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स के कल रिजल्ट्स देख रहा था मैं, रिजल्ट्स के बाद काउंटर 1 या 2% नीचे आया था क्योंकि इनकी अदर इनकम कम हुई थी, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट कम दिख रहा था, आई रिमेंबर। सर, अब कैसे ट्रेड करें? काउंटर लगभग उन्हीं लेवल्स पर चल रहा है जहां पर कल था। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो लगातार नेगेटिव करंट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेज बना हुआ है। 160 का बड़ा सप्लाई जोन है, 150 160 का सप्लाई जोन है, तो नई एंट्री बात कीजिए। अगर आपके पास है तो आप ये मान करके चलिए कि जो नवंबर 2022 से लेकर और जुलाई 2023 के बीच का जो कंसोलिडेशन जोन है वो 110 रुपए के आसपास से 130 रुपए के आसपास का है। वही कई स्टॉक आपको कंसोलिडेट होता हुआ नीचे की तरफ दिखाई दे सकता है। ऊपर जब तक 150 के ऊपर ना निकले तब तक बुलिशनेस नहीं आएगी। आप थोड़ा सा, आपको समय देना पड़ेगा, आप थोड़ा स्टक रहेंगे। और जहां तक एसबीआई कार्ड का है, मेरे ख्याल से आज इसका रिजल्ट भी है, और आईटीसी की जो कमेंट्री आई थी विवेक जी, आपने देखा उस पर यह भी निकल के आया था कि कार्ड्स का जो स्पेंड है वो भी काफी गिरा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि रिजल्ट्स कमजोर आए तो बाजार वही डिस्काउंट करके चल रहा है। हो सकता है स्टॉक आपको जो जून 2022 का लो है करीब 650 रुपए के आसपास, अभी 668 का भाव है, वही इसका बेस है। अगर इसको भी तोड़ता है तो और नीचे हो सकता है, खिसक करके कई स्टॉक आपको 575 के जोन में भी जाता हुआ दिखाई दे, क्योंकि बाजार वीक है। तो वीक बाजार में क्या होगा, थोड़ा भी कमजोर रिजल्ट आएगा तो स्टॉक की पिटाई होगी। आपने इंडसइंड बैंक को देखा कि किस तरह से स्टॉक पिटता हुआ दिखाई दे, तो हो सकता है कि 575 तक भी गिरता हुआ दिखाई दे। थोड़ा सा रिजल्ट अगर ठीक ठाक आता है और तो उस स्थिति में आप देखिएगा 700 690 95 में स्टॉक सस्टेन करे, 670 का भाव है, तब एक पुल बैक आपको 750 776 रुपए की तरफ आता हुआ दिखाई देगा, अदरवाइज अवॉइड कीजिए। जी,
अमित सर, जो हमारे दर्शक थे सवाल पूछ रहे थे वो आईओसी पर ये पूछ रहे हैं कि क्या इन लेवल्स पर एवरेज कर लें, उनके थोड़े 20 रुपए ऊपर के भाव के शेयर लिए हुए हैं। जी, मुझे लगता है विवेक कि हम लोग यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। ओके, आई थिंक लास्ट में आई चेक प्राइस कोई 140 के रेंज में चल रहा था एग्जैक्टली सर, इसका। उसी रेंज पर चल रहा है सर। जी, मुझे लगता है कि 140 के प्राइस में जी, एवरेज डाउन करने के लिए वो इसको ग्रेजुअली बाय करें, कुछ आज बाय करें, कुछ कल करें। अगले 3-4 दिन तक जो है, जो उनको जितनी भी एवरेजिंग करनी है, थोड़ा 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 करके रोज इसमें एवरेजिंग करें, क्योंकि रिजल्ट्स वाकई जो हैं वो एक्सपेक्टेशन से काफी खराब थे। तो अमूमन जो है वो इसका असर आने में पूरा रिफ्लेक्ट होने में 2-3 दिन कई बार लग जाते हैं। मगर धीरे धीरे करके बाय करते हैं। मुझे लगता है कि इस भाव में अगर वो बाइंग करते हैं तो मुझे यहाँ से डाउनसाइड जो है वो ज्यादा नहीं दिखता है। और चूंकि उनकी अभी शायद मौजूदा एवरेज 160 के करीब है, राइट, अगर वो एवरेज जो है 146 148 के करीब आ जाती है तो मुझे लगता है कि एक कम्पेटिटिव एवरेज होएगी। और ओके, उनको अगले 2 महीनों में डेफिनेटली इसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट मिलने की काफी संभावना बढ़ जाएगी। जी। अमित सर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर भी हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं क्योंकि उनके पास 57 के लिए हुए हैं, लेकिन मुझे आई रिमेंबर मेरी आपसे बात हुई थी तो यू वर बुलिश ऑन सम पीएसयू बैंक्स लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, एंड वी हैव जस्ट सीन द काइंड ऑफ रिजल्ट बैंक ऑफ बड़ौदा ने पेश किए, काफ़ी अच्छे नतीजे पेश किए, काउंटर चला भी था कल। इनफैक्ट पीएनबी ने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं। उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 97% का पैट में जंप मिलेगा, लेकिन 145% का जंप देखने के लिए मिला। सर, कैसे देखें इन पीएसयू बैंक्स को, स्पेशली ये जो छोटे बैंक हैं लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र काइंड? विवेक, मैं पीएसयू बैंक्स पे अभी भी पॉजिटिव हूँ और ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुझे अच्छा लग रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सरकारी बैंकों के रिजल्ट्स जो हैं वो ओवरऑल अच्छे आ रहे हैं। और एक ऐसे सिनारियो में जहां पे कि बहुत सारे सेक्टर्स और बहुत सारे स्टॉक्स इतना सीवियरली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे में आई थिंक इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग टू सी कि एटलीस्ट गवर्नमेंट बैंक्स के जो है अधिकांश बैंकों ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। और बैंक महाराष्ट्र भी मुझे ओवरऑल अट्रैक्टिव लगता है। आई थिंक ओवरऑल जो पीएसयू बैंकिंग स्पेस है, आप मान के चलिए कि जो भी अक्टूबर बॉटम है, आप वहां से 25-30% आप अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2 से लेके 3 महीनों में। तो जी, अगर उतना अपसाइड पूरे पीएसयू बैंकिंग स्पेस में आता है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि जो छोटे वाले पीएसयू बैंक्स हैं, दे विल टेंड टू आउटपरफॉर्म द बिगर पीएसयू बैंक्स। सो मुझे जी, लगता है कि 20-25% की एप्रिसिएशन आनी चाहिए और बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज अ गुड स्टॉक टू बाय। ओके। रमेश गुप्ता जी का सवाल है, कॉन्फिडेंस पेट्रो पर शरद सर, इसके बारे में कुछ बता दीजिए, क्या रिव्यूज़ हैं? देखिए, मुझे लगता है ये स्टॉक आप विवेक जी काफी पहले से ट्रैक करते रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए कि थोड़ी गिरावट है स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है कि एक बेस कहीं स्टॉक का देखिए 71 रुपए से कहीं ना कहीं 75 रुपए के आसपास बना हुआ है। और बिल्कुल आप देखिए रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है, तो अगर आप हैं तो बिल्कुल बने रहें। इस केस में 71 रुपए के आसपास का आपका बेस है। स्टॉप लॉस तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक बेस बना हुआ है 70-71 रुपए के आसपास। उसके नीचे खिसक जाए तब आप पोजीशन काटने की सोचिएगा। बड़ा मूव तभी आएगा जब ये 90 रुपए का जो बड़ा इसका सप्लाई जोन बना था, समवेयर अराउंड आप देखिए सितंबर के लास्ट वीक में एंड जुलाई से लेके सितंबर में, तो जब तक वो 90 रुपए के ऊपर निकल जाएगा तभी बुलिशनेस आएगा। उस केस में आपको 110 रुपए 120 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। मुझे लगता है बने रहना चाहिए। जी। अभिषेक सिंह जी, सीजी पावर पर सर एंट्री करने का पूछ रहे हैं। शरद सर, आप सीजी पावर पर कुछ बता भी रहे थे पहले सर शो की स्टार्टिंग में। जी सर, प्लीज। जी जी, तो देखिए सीजी पावर इंडस्ट्री देखे थे आप, रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे। तो मुझे लगता है विचेवर में मेरा स्टॉक रिकमेंडेड था पहले भी, उसके टारगेट आ गए थे। छोटे अवधि के लिए मैंने इसको बिल्कुल रिकमेंड किया था। तो मुझे लगता है यहाँ पर अभी भी बुलिशनेस बनी रह सकती है। तो गिरावट आ रही है, बिल्कुल रिजल्ट के बाद की गिरावट है। बेस बहुत अच्छा स्टॉक का बना हुआ है अभी, क्योंकि लंबी अवधि के लिए स्टॉक लेना चाहिए।
तो मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल लंबी अवधि के लिए अपने पास रखना चाहिए। 700 रुपए से आप 670 रुपए से 700 रुपए के बीच में अच्छा बेस है, वहां कहीं मिले तो बिल्कुल आप इसको खरीद करके अपने पास रखिएगा। मुझे लगता है कि बिल्कुल यहाँ पर इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा था कि मुरुगप्पा ग्रुप को लेकर के विवेक जी डिस्कस कर रहा था कि जी ये ग्रुप बहुत अच्छा है। आप इसमें जब जिक्र हुआ था कोरोमंडल का, इसके अलावा जो है चोलामंडलम का, तो वहां पर जो है इसका जिक्र निकल गया था। कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत जी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले क्वार्टर में भी रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। पावर सेक्टर के सभी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। देखिए हिताची एनर्जी का भी मुझे रिजल्ट अच्छा आएगा। तो बाय जी ऑन डिप्स कीजिएगा। अगर आपको 665 रुपए से 700 रुपए अभी भाव चल रहा है, इसी बीच में इधर 20-20% करके एक्यूमुलेट कीजिए, बने राइट रहिए, 1-2 क्वार्टर का समय दीजिए, आपको दोबारा 875 के भाव देखने को मिलेंगे। जी एक हमारे दर्शक हैं शिवेंद्र मिश्रा जी, वो पूछ रहे हैं सर कंटेनर कॉर्प और शिपिंग कॉरपोरेशन लॉन्ग टर्म के लिए कैसे रहेंगे। अमित सर, ये जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ी कंपनियां हैं, शिपिंग से जुड़ी कंपनीज हैं, इनमें हैमरिंग तो काफ़ी तेज ऑलरेडी हो चुकी है। पहले एक वैल्यूएशन बबल भी बना था, क्या वो बबल टूट चुका है? क्या ये शेयर्स हैं अब इन लेवल्स पर कि इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए किसी को अपने पोर्टफोलियो में, लाइक कंटेनर कॉर्प, शिपिंग कॉरपोरेशन? विवेक, देखिए मैं कंटेनर कॉर्पोरेशन पे काफी बुलिश हूँ। आई थिंक जो करंट प्राइस है 700 कितना 720-30 के रेंज में चल रहा सर होगा विवेक। 790 सर। सॉरी, आई एम सो सॉरी अबाउट 790 के रेंज में देखिए स्टॉक चल रहा है, और हमने इसको ऊपर में जो है हमने इसको ऑलमोस्ट 1100 समथिंग या इस तरीके का कोई रेट हमने देखा था। मैं कंटेनर कॉर्पोरेशन पे काफी ज्यादा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में जो है ये उन कुछ पीएसयू स्टॉक्स में से है जो कि बड़ी पीएसयू रैली से पहले के जो भाव चला करते थे, ये वहां पे आ गए। क्योंकि अगर आप अधिकांश पीएसयू स्टॉक्स को देखेंगे तो वो नीचे गिरे तो हैं, मगर अपने जैसे अगर आप भेल की बात करें तो भेल जो है वो 130-140 चला करता था, वो आज भी जो है वो 230 का प्राइस है। मगर कॉन्कोर जो है वो अपने पीएसयू स्टॉक्स की रैली से पहले के भावों पे आ गया है। और ये हम सबको मालूम है कि कॉन्कोर जो है एक किस्म का जो है मोनोपोली प्ले है, और जो रेलवे लॉजिस्टिक्स का काम, रेलवे लॉजिस्टिक्स एंड कंटेनर्स का जो बिजनेस कॉन्कोर का है, वो बिजनेस जो है वो प्रैक्टिकली देयर इज नो अदर कंपेटिटर। सो मैं कॉन्कोर पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा वैल्यू बाय है कॉन्कोर। शिपिंग कॉर्पोरेशन के बारे में मैं अभी उतना ज्यादा मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ नहीं ये कह सकता कि ये बुलिश है, बिकॉज एक तो जो लेवल्स पहले हुआ करते थे शिपिंग कॉर्पोरेशन के 120-140 अभी भी उनसे ऊपर है, 200 के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है। मैं मानता हूं अपने उच्चतम स्तरों से जो कि 350 के भी ऊपर चले गए थे, 370-380 के करीब गया था, वहां से बहुत बड़ा है। मगर मैं शिपिंग कॉर्पोरेशन पे अभी बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। शिपिंग के जो कंटेनर फ्रेट रेट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो भी जो है अभी काफी सॉफ्ट हो गए हैं अपने जून जुलाई के हाई से। तो वहां पर मैं लॉन्ग टर्म बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, मगर कंटेनर कॉर्पोरेशन में मुझे लगता है कि यहाँ से डाउनसाइड बहुत ही कम है। आप मान के चलिए कि आपका डाउनसाइड कोई 3-4-5% से ज्यादा नहीं है, और मार्केट जब भी थोड़ा भी नॉर्मलाइजेशन हुआ तो आपको डेफिनेटली जो है वो 15-1% का तो अपसाइड आपको नियर टर्म में मिल सकता है, और ये प्लस एक लॉन्ग टर्म बाय स्टॉक है। सो इसको आप लेकर जो है अगर आप भूल भी जाएंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है।